जय हिंद आप सभी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के इस क्लास में ज्ञान बिंदु क्वेश्चन बैंक कंप्लीट करेंगे, जिसमें एक क्वेश्चन पेपर होगा। आप लोग दिखा देते हैं क्वेश्चन पेपर कितना होगा। पहले हम आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर दिखा देते हैं। देखिए, बिहार पुलिस अवर निरीक्षक दरोगा नियुक्ति प्रारंभिक परीक्षा, इसका हल प्रश्न पत्र। इसका एग्ज़ाम कब हुआ था? 11/3/2018 का एग्ज़ाम हुआ था। प्रथम पाली का पेपर है, ठीक है, याद रखिएगा। और इसमें जो है ना, आपको हम बता देते हैं एक बार। टोटल जो है ना, हम लगभग इसमें टोटल जो है, देखिए आपको हम दिखा देते हैं। टोटल जो है ना, इसमें हम 7 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम कंप्लीट करवा चुके हैं। तो अगर आप लोग पीछे का सेट अगर नहीं देखें तो आप लोग पीछे का जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा। आपको सारा क्लास जो है ना डिटेल वाइज आपको सारा मिल जाएगा। बहुत लोग का मैसेज आता है कि पीछे का नहीं करवाएं, 1275 का पीटी मेंस और ये फर्स्ट शिफ्ट सेकेंड शिफ्ट का। तो हम आपको बता देते हैं कि ज्ञान बिंदु क्वेश्चन बैंक में सारा करवा चुके हैं। और वन लाइनर में आपको एक मैराथन वीडियो बिहार दरोगा का अलग करवा दिए हैं, बीपीएससी का अलग करवा दिए हैं। और एक में जो है ना, बिहार दरोगा बीपीएससी का टोटल एक ही में करवा दिए हैं। और एक अभी हाल ही में देखिए, पॉलिटी बिहार दरोगा जो सिलेक्शन गुरु का है वो सारा हम करवा चुके हैं। तो ये सब क्लास आप लोग देखा कीजिए। आप लोग के लिए ही जो है ना क्लास करवाया गया। और ये सब क्लास पूरा यूट्यूब पे छान बन कर लीजिएगा, आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए बार बार बोलते हैं कि जो भी क्लास आता है इस चैनल पे आप लोग सभी क्लास को देखा कीजिए। आपको देखिए, पहला तो देखिए सिलेबस का ही पेपर था। पहला पेपर, दूसरा पेपर, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, और ये 6 पेपर जो है ना सारा हम कंप्लीट करवा चुके हैं। और बीच में देखिए एक नोट्स था, पहचान एवं कृषि संबंधित नोट्स, ये भी हम कंप्लीट करवा चुके हैं। इसमें जो खत्म होने वाला था अर्थव्यवस्था का इकोनॉमिक्स जो था, इसमें लगभग 2-3 क्लास और होगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा। लेकिन इसको रोक करके जो है ना, हम पहले इसको कंप्लीट करवाते हैं। आज एक क्लास में जितना हो पाएगा उतना करवाते हैं, उसके बाद फिर इकोनॉमिक्स का भी करवा देंगे, ठीक है। तो आज जो पेपर देखने वाले 8वां पेपर है, टोटल तो 25 सेट ही है ही है। तो आज जो पेपर देखने वाले 8वां पेपर देखने वाले, देखिए जिसका एग्जाम हुआ था 11/3/2018 को एग्जाम हुआ था। कौन सा? प्रथम शिफ्ट का पेपर है। आप लोग देखिएगा 275 से लेकर कितना है, 298 पेज नंबर तक दिया हुआ है। और इसका अगर फुल पीडीएफ चाहिए तो आप लोग जो बिहार दरोगा बैच 2 है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे इसका जो है ना फुल पेपर का पीडीएफ डाला हुआ है। तो आप बार बार जो है ना, बहुत लोग का इतना मैसेज आता है कि हाँ कितना कुछ कम कर दिए, ये कर दिए। तो आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि ये सब जो है ना, जिनको एडमिशन लेना रहे तो ही मैसेज कीजिए, फालतू का मैसेज मत किया कीजिए। क्योंकि जो है ना, बहुत लोग का रिप्लाई देना संभव नहीं हो पाता है। तो अगर जो भी पढ़ने वाले हैं तो जो चाहते हैं कि नहीं प्रॉपरली तरीके से हमको क्लास और पीडीएफ हर वो कुछ मिले, तो होमवर्क मिले, तो सारा जो है ना उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। आपको सारा प्रॉपरली तरीके से आपको मिलते रहेगा। तो बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक पूरा क्लास को देखिएगा। ये जो पेपर होगा 8वां पेपर है, और इसका एग्ज़ाम हुआ था 11/3/2018 को एग्ज़ाम हुआ था। तो लास्ट तक देखिएगा, जब तक पूरा क्लास खत्म नहीं हो तब तक आप क्लास में बने रहिएगा। और क्लास अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है, और याद रखिए कि ज्ञान बिंदु क्वेश्चन बैंक और सिलेक्शन को क्वेश्चन बैंक जो है ना, दोनों कंटिन्यू क्लास आएगा। इधर 5-7 दिन से तबीयत खराब बहुत ज़्यादा था, इसलिए जो है ना क्लास नहीं आ पा रहा था। और पता है कि बीपीएससी का भी फिलहाल आंदोलन चल रहा है, तो आपको पता ही है, थोड़ा इसके कारण भी डिस्टर्ब थे, ठीक है। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है ना, पहला कह रहा है कि क्षत्रिय जो है ना किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि क्षत्रिय जो है ना किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य शैली है। तो क्या हो जाएगा? असम का है। किसका है? असम का, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि क्षत्रिय जो है ना असम की शास्त्रीय नृत्य शैली है। और क्षत्रिय कह रहा है कि क्षत्रिय नृत्य शैली के विकास का श्रेय 15वीं सदी के जो है ना संत शंकर देव को दिया जाता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि क्षत्रिय नृत्य शैली के विकास का श्रेय किसको जाता है? तो 15वीं सदी के संत शंकर देव को दिया जाता है। और यह जो है ना 9 मुख्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य परंपराओं में से क्या है? तो एक है। अन्य शास्त्रीय नृत्य क्या क्या है? देखिए, पहला क्या है? तो भरतनाट्यम है। क्या है? भरतनाट्यम, ठीक है। मुख्य रूप से जो है दक्षिण भारत मतलब तमिलनाडु की शास्त्रीय नृत्य शैली है। तो पूछेगा क्वेश्चन यहाँ पूछेगा कि भरतनाट्यम कहाँ, किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु का, मतलब दक्षिण भारत का, ठीक है। और इस नृत्य को सबसे प्राचीन नृत्य माना जाता है। और इस नृत्य को तमिलनाडु में देवदासियों द्वारा जो है ना विकसित व क्या होता है, प्रसारित किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। और इसके जो है ना भरतनाट्यम के पूछेगा कलाकार कौन कौन है। तो यामिनी कृष्णमूर्ति का जो संबंध है भरतनाट्यम से है। सोनल मानसिंह का संबंध किससे है? तो भरतनाट्यम से है। रुक्मिणी देवी का संबंध किससे है? तो भरतनाट्यम से है। और मृणाली साराभाई का जो संबंध है ना किससे? तो भरतनाट्यम से। ये सब ना बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, और इसलिए जो है ना सर मेन जो है उसी को दिए हैं। तो याद रखिएगा कि यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, रुक्मिणी देवी और मृणाली साराभाई का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो भरतनाट्यम से, ठीक है। आगे देखिए, कुचिपुड़ी है।
क्या है तो कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ का है तो आंध्र प्रदेश का एक प्रसिद्ध नृत्य है और इसका आधार जो है ना भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है। और इसके कलाकार का नाम क्या है तो यामिनी कृष्णमूर्ति का जो संबंध है ना कुचिपुड़ी से भी है और क्या है भरतनाट्यम से भी है। लक्ष्मी नारायण का संबंध कुचिपुड़ी से है और लक्ष्मी नारायण शास्त्री राधा रेड्डी का संबंध कुचिपुड़ी से है और राजा रेड्डी का भी संबंध किससे तो कुचिपुड़ी से है। ठीक है, और कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है तो आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखा रहा है उड़ीसा। ओडिसी मतलब ओडिसी जो है ना, यह उड़ीसा में प्रचलित नृत्य की कला की एक प्राचीन शैली है, ये तो नाम में ही है। और इसमें नृत्य के माध्यम से समर्पण का भाव धारण के लिए जो है नर्तक ईश्वरीय स्तुति करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। और इसके जो है ना ओडिसी के जो प्रमुख कलाकार है कौन कौन है, सोनल मानसिंह है और रानी कर्ण है। ये सब क्या है तो कुचिपुड़ी से संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कथकली। कथकली किस राज्य का नृत्य शैली है तो कथकली जो है ना केरल की सुप्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। और इसके कलाकार बोलेगा तो कथकली का कौन कौन है तो बलतोल नारायण मेनन है, उदय शंकर है और कृष्ण नारायण है। कृष्ण नायर, कृष्ण नायर का जो संबंध है ना किससे है तो कथकली से है। मृणाली साराभाई का संबंध किससे है तो कथकली से है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कथक नृत्य। कथक नृत्य कहाँ का है, देखिए कथक नृत्य बोल रहा है उत्तर भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। कथक शब्द का अर्थ होता है कथा को नृत्य रूप से कथन करना और प्राचीन काल में कथक को कुशीलव के नाम से जो है न जाना जाता है। तो कह रहा है कि कथक नृत्य कहाँ का जो है ना उत्तर भारतीय शास्त्रीय नृत्य है और कथक शब्द का जो अर्थ होता है कथा को नृत्य रूप से कथन करना और प्राचीन काल में कथक को कुशीलव के नाम से जो है ना जाना जाता है। और इसके जो कलाकार है कौन कौन है देखिए, बिरजू महाराज का संबंध बहुत ही फेमस है। बिरजू महाराज का संबंध किससे है तो कथक से है। लच्छू महाराज का संबंध किससे है तो कथक से है। सुखदेव महाराज का संबंध किससे है तो कथक से है। सितारा देवी का संबंध किससे है तो कथक से है। और गोपाल कृष्ण का संबंध किससे है कथक से है। शोभना नारायण का संबंध किससे बोलेगा तो कथक से है। और मालविका सरकार का जो संबंध है किससे है तो कथक से। ये सभी पॉइंट ना याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि मणिपुरी नृत्य। मणिपुरी नृत्य जो है ना भारत का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। इसका नाम इसकी उत्पत्ति स्थल मणिपुर के नाम पर जो है ना पड़ा है। और यह नृत्य मुख्यतः हिंदू वैष्णव प्रसंगों पर आधारित होता है जिसमें राधा और कृष्ण के क्या है प्रेम प्रसंग के क्या है प्रमुख है। तो याद रखिएगा ना कि मणिपुर जो नृत्य है ये भारत का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। इसका नाम इसकी उत्पत्ति स्थल मणिपुर के नाम पर पड़ा है और यह नृत्य मुख्यतः हिंदू वैष्णव प्रसंगों पर आधारित होता है जिसमें राधा और कृष्ण के क्या है। यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे पूछ देगा कि कौन सा नृत्य है ना जिसमें राधा और कृष्ण के प्रेम प्रसंग का प्रमुख है, कौन सा नृत्य संबंधित है तो क्या होगा मणिपुरी नृत्य है। ठीक है, और इसके जो प्रमुख कलाकार हैं अमली सिंह का संबंध मणिपुरी से है, आतम सिंह का, और ये नल कुमार सिंह का भी संबंध मणिपुर नृत्य से है। सविता मेहता का संबंध मणिपुर नृत्य से है और कलावती देवी का भी संबंध किससे है तो मणिपुर नृत्य से है। और झावेरी बहनें बहुत ही फेमस है किससे तो मणिपुरी नृत्य से है। और गोपाल सिंह का भी संबंध किससे तो मणिपुरी नृत्य से है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट देखिए है मोहिनीअट्टम। कह रहा यह केरल राज्य के दो शास्त्रीय नृत्यों में से एक है जो अभी भी काफ़ी क्या है लोकप्रिय है। कौन मोहिनीअट्टम। और मोहिनीअट्टम नृत्य शब्द मोहिनी के नाम से बना है और मोहिनी रूप से हिंदुओं के देव भगवान विष्णु ने धारण किया था। ठीक है, याद रखिएगा कि मोहिनी रूप जो है ना हिंदुओं के देव भगवान विष्णु ने धारण किया था ताकि बुरी ताकतों के ऊपर अच्छी ताकत की क्या हो जीत हो सके। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है मोहिनीअट्टम के कलाकार कौन कौन है। कल्याणी अम्मा का संबंध मोहिनीअट्टम से है। भारती शिवाजी का संबंध मोहिनीअट्टम से है। रागिनी देवी का संबंध मोहिनीअट्टम से है। और हेमा मालिनी का जो संबंध है किससे है मोहिनीअट्टम में है। और श्री देवी का भी संबंध किससे है तो मोहिनीअट्टम से है। तो कल्याणी अम्मा, भारती शिवाजी, रागिनी देवी, हेमा मालिनी और श्री देवी ये सभी कलाकार का जो संबंध है किस नृत्य से है तो मोहिनीअट्टम से है। ठीक है, नेक्स्ट कर रहा है छऊ। छऊ नृत्य पूर्वी भारत के उड़ीसा, झारखंड एवं पश्चिम बंगाल के पारंपरिक युद्ध के मंदिरों के अनुष्ठान और लोक नृत्य तथा प्रसिद्ध अभिनय का सम्मिश्रण है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है ना कि छऊ जो है ना छऊ नृत्य पूर्वी भारत के उड़ीसा, झारखंड एवं पश्चिम बंगाल के पारंपरिक युद्ध मंदिरों के अनुष्ठान और लोक नृत्य तथा प्रसिद्ध अभिनय का क्या है तो सम्मिश्रण है। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र जो है ना स्थापित किया गया था कहाँ बताइए। कह रहा है कि भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित जो हुआ था कहाँ हुआ था। ये कहाँ हुआ था, ये हुआ था सिंदरी में। कहाँ हुआ था सिंदरी में, याद रखिएगा।
आपको बता देते हैं ना कि पूरा डिटेल के साथ जो है ना आपको इसी चैनल पे जो है ना सारा क्वेश्चन बैंक करवाया जाएगा। आप कोई भी चैनल उठा के देख लीजिए, आपको पूरा डिटेल के साथ कभी नहीं करवाया गया होगा, क्योंकि एक सेट को करवाने में कम से कम 4 घंटा का समय लगता है। इसलिए हम सोच नहीं, जितना हो पाएगा अगर 25 क्वेश्चन अगर अच्छे से करवाते हैं तो ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि 10 बार पढ़ने से अच्छा है ना कि एक बार अच्छे से पढ़िए। इसलिए मेरा मकसद यही होता है कि शुरू से स्टार्ट किए और लास्ट तक जरूर पूरा खत्म करवाएंगे, विश्वास रखिए। आपसे ज़्यादा टेंशन हमको रहता है कि नहीं हमको क्लास करवाना है, क्योंकि लोग हमसे जुड़े हैं। जितना फैमिली बड़ा हो रहा है उतना रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रहा है, लग रहा है नहीं, क्योंकि बहुत लोग आशा लगा के उम्मीद लगा के जुड़े हुए हैं ना कि नहीं क्लास आएगा तो हम क्लास को देखेंगे। तो क्लास एकदम प्रॉपरली तरीके से आएगा, कभी कोई कारणवश नहीं आ पाता है, लेकिन क्लास रेगुलर बेसिस पे आपका आएगा। तो याद रखिए, बस रहते आप ध्यानपूर्वक क्लास को देखिए पहले। तो कह रहा है कि भारत का प्रथम जो है ना उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था कहाँ, तो सिंदरी में किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। तो कह रहा है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र जो है ना सिंदरी में 1951 ईस्वी में जो है ना स्थापित किया गया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि स्वतंत्र भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र जो है सिंदरी में स्थापना कब हुआ था, तो कब हुआ था, 1951 में हुआ था, ठीक है। और भारत में प्रथम उर्वरक कारखाना 1906 ईस्वी में रानीपेट तमिलनाडु में खोला गया था। तो एक क्वेश्चन अलग है, एक क्वेश्चन अलग है, याद रखिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में प्रथम उर्वरक कारखाना जो है ना कहाँ खोला गया था, तो रानीपेट में खोला गया था। और कब खोला गया था, तो 1906 में। लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछेगा कि स्वतंत्र भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र जो है ना कहाँ खोला गया था, सिंदरी में। और कब खोला गया था, तो 1951 में खोला गया था, ठीक है। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना बिल्कुल। अगर स्वतंत्र भारत लगा रहेगा तो सिंदरी में 1951। अगर सिर्फ ऐसे पूछेगा कि भारत में प्रथम उर्वरक कारखाना कहाँ खोला गया था, तो रानीपेट कहाँ है, तमिलनाडु में। और कब खोला गया था, 1906 में, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है भारत विश्व में उर्वरक का तीसरा सबसे बड़ा जो है उत्पादक और उपभोक्ता देश है, ठीक है। तो कह रहा है कि भारत जो है विश्व में उर्वरक का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और क्या है, उपभोक्ता देश है। और चीन, अमेरिका एवं भारत विश्व में नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों का जो है ना मुख्य उत्पादक देश है, याद रखिएगा। तो कह रहा है कि चीन, अमेरिका एवं भारत जो है ना विश्व में नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों का क्या है, मुख्य उत्पादक देश है। नेक्स्ट कह रहा है कि पोटासियम फर्टिलाइजर की पूरी तरह जो है ना आयात किया जाता है। और नेक्स्ट है भारत में सहकारी स्वामित्व वाले पहले उर्वरक कारखाने की स्थापना 1951 सिंदरी जो है तत्कालीन बिहार में की गई थी, ठीक है। तो कह रहा है कि भारत में सरकारी स्वामित्व वाले पहले उर्वरक कारखाने की स्थापना 1951 में सिंदरी तत्कालीन क्या है, बिहार में की गई थी। आगे कह रहा है कि उर्वरक उद्योग के लिए नेप्था, कोक, भट्ठी गैस, हाइड्रोजन प्राकृतिक गैस, रॉक फॉस्फेट, जिप्सम आदि कच्चा माल का क्या होता है, प्रयोग होता है। तो कह रहा है उर्वरक उद्योग के लिए नेप्था, कीक, भट्ठी गैस, हाइड्रोजन प्राकृतिक गैस, रॉक फॉस्फेट, जिप्सम आदि कच्चा माल का क्या होता है, प्रयोग होता है। नेक्स्ट कह रहा है बल्लारपुर इंडस्ट्रीज लिमिटेड कागज और कागज उत्पाद क्षेत्र के लिए क्या है, कंपनी है। तो बल्लारपुर इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है एक कागज और कागज उत्पाद क्षेत्र की क्या है, तो कंपनी है। और यह जो है ना कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। और राजमुंदरी गोदावरी नदी के तट पर क्या है, आंध्र प्रदेश में स्थित है, याद रखिएगा। जो राजमुंदरी है वो गोदावरी नदी के तट पर कहाँ स्थित है, तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 3 पे कह रहा है किसी तत्व के समस्थानिक से तात्पर्य है क्या है, बताइए। किसी तत्व के समस्थानिक से तात्पर्य है क्या। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1, उस तत्व के वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या क्या हो, अलग अलग हो, ठीक है, वो क्या होते हैं, समस्थानिक होते हैं। तो कह रहा है कि उस तत्व के वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो उसे क्या कहेंगे, समस्थानिक कहते हैं। देखिए समस्थानिक जिसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, आइसोटोप्स कहते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि एक ही तत्व के उन परमाणु को जिनकी परमाणु संख्या तथा रासायनिक गुण समान हो परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, ऐसे तत्व क्या हो, आइसोटोप या समस्थानिक कहलाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो आइसोटोप्स इंग्लिश में बोलेंगे, हिंदी में कहेंगे क्या, समस्थानिक। तो कह रहा है कि एक ही तत्व के उन परमाणु को जिनकी परमाणु संख्या तथा रासायनिक गुण समान हो परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, ऐसे ही तत्व को क्या कहेंगे, आइसोटोप या क्या कहेंगे, समस्थानिक कहलाते हैं, ठीक है। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि एक ही तत्व के आइसोटोप के रासायनिक गुण समान होते हैं। कह रहा है कि एक ही तत्व के आइसोटोप के रासायनिक गुण क्या होते हैं, तो समान होते हैं, इसलिए उन्हें किसी भी रासायनिक विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है, परंतु आंशिक विसरण अथवा द्रव्यमान, स्पेक्ट्रोग्राफ आदि भौतिक विधियों द्वारा उन्हें क्या है, अलग किया जा सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे कह रहा है प्राकृतिक आइसोटोप्स के अतिरिक्त
उपयुक्त पदार्थों पर तीव्रगामी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि कणों की बमबारी करके अधिकतम तत्वों के अस्थायी आइसोटोप बनाए जा सकते हैं। इन्हें कृत्रिम रेडियोएक्टिव आइसोटोप कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि कुछ तत्वों के समस्थानिक की नाभिक संरचना क्या होती है। देखिए, जैसे हाइड्रोजन का क्या है 1H1, 1H2, 1H3, क्या है ये, देखिए समस्थानिकों का उदाहरण दिया हुआ। क्लोरीन का क्या है, क्लोरीन का तो क्लोरीन 1735, क्लोरीन क्या है 1737। ठीक है, जिसे दो बढ़ रहा है। देखिए यहाँ पे इसका जो है ना क्या है, सेम है, और यहाँ पे क्या है क्लोरीन, यहाँ पे इसकी क्या क्या दर्शा रहा है, समस्थानिक ही दर्शा रहा है। ठीक है, याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्या है नियोन, क्या है नियोन 2010, और क्या है नियोन क्या है 2210 है। ठीक है, याद रखिए। तो ये जो है ना समस्थानिक का क्या है उदाहरण दिया हुआ है, याद रखिएगा। आगे देखिए कह रहा है कि पहला देखिए प्रोटियम, ड्यूटेरियम और क्या है टाइट्रियम। ठीक है, इसको 1H1 को प्रोटियम कहेंगे, 1H2 को ड्यूटेरियम कहेंगे, और टाइट्रियम को 1H3 कहेंगे। ठीक है, आगे कह रहा है कि हाइड्रोजन के समस्थानिक टाइट्रियम रेडियो सक्रियता का गुण जो है ना प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि हाइड्रोजन के समस्थानिक टाइट्रियम रेडियो सक्रियता का क्या है, गुण प्रदर्शित करता है। और आगे कह रहा है कि सर्वाधिक समस्थानिक वाला तत्व क्या है, पोलेनियम है, जिसके 27 जो है समस्थानिक होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि सर्वाधिक समस्थानिक वाला तत्व बोलेगा तो कौन सा है, तो पोलेनियम है, जिसके समस्थानिक की संख्या कितनी होती है, तो 27 होती है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे कह रहा है कि ऑक्सीजन जो है ना क्या है, तो 8-16, ऑक्सीजन क्या है 8-17, ऑक्सीजन 8-18, ये तीनों ऑक्सीजन के समस्थानिक है। और आगे देखिए कह रहा है कि समस्थानिकों का उपयोग क्या है, तो किसी पुराने कार्बनिक पदार्थ की आयु जानने में कार्बन के समस्थानिक C14 का उपयोग किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो कह रहा है किसी पुराने कार्बनिक पदार्थ की आयु जानने में कार्बन जो है ना, कार्बन के समस्थानिक C14 का उपयोग किया जाता है। और कैंसर के उपचार में जो है ना कोबाल्ट के समस्थानिक कोबाल्ट 60 का उपयोग करते हैं। मतलब किसी पुराने कार्बनिक पदार्थ की अगर आयु जाना रहेगा तो C14 का प्रयोग करेंगे, और कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक मतलब कोबाल्ट कितना 60 का उपयोग करते हैं। और नेक्स्ट देखिए कह रहा है यूरेनियम के समस्थानिक जो है यूरेनियम 235 का प्रयोग करके परमाणु भट्ठी में ईंधन के रूप में मतलब ज्ञात करते हैं। ठीक है, और आगे देखिए कह रहा है कि घेघा रोग, कह रहा है घेघा रोग के इलाज में आयोडीन के समस्थानिक आयोडीन 131 का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। ठीक है, ये चारों जो पॉइंट है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर पुराने कार्बनिक का बात करें तो C14, कैंसर के उपचार में बोलेगा तो कोबाल्ट 60, यूरेनियम के समस्थानिक बोलेगा यूरेनियम 235 का प्रयोग परमाणु भट्ठी के रूप में करते हैं, और घेघा रोग के इलाज में आयोडीन के समस्थानिक आयोडीन 131 का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे देखकर दिया हुआ है समभारिक, जिसको इंग्लिश में क्या कहेंगे आइसोबार कहेंगे। ठीक है, समभारिक तो कह रहा है तत्व के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान किंतु परमाणु संख्या असमान होते हैं उसे क्या कहेंगे, समभारिक कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है समभारिक किसे कहेंगे, तो कह रहा है तत्व के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान किंतु परमाणु संख्या असमान होते क्या उसे क्या कहेंगे, समभारिक कहेंगे। जैसे उदाहरण दिया हुआ है आर्गन जो है ना 1840, और कैल्शियम क्या है 2040, और हाइड्रोजन क्या है तो 1H3 और 2 हीलियम क्या है 3 है। ठीक है ना, याद रखिएगा। ये सब क्या है तथा में दिया हुआ है, ये सब जो है ना समभारिक के क्या है उदाहरण है। ठीक है, आगे देखिए न्यूट्रॉन, सम न्यूट्रॉनिक, जिसको इंग्लिश में क्या है आइसोटोन कहेंगे। इसमें दिया हुआ है कि समान न्यूट्रॉन की संख्या वाले परमाणु को क्या कहते हैं, सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। यहाँ कह रहा है कि सम न्यूट्रॉनिक हिंदी में कहेंगे, इंग्लिश में आइसोटोन कहेंगे। तो कह रहा है कि समान न्यूट्रॉन की संख्या वाले परमाणु को सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं, और इनके लिए परमाणु संख्या Z तथा परमाणु द्रव्यमान A दोनों का मान भिन्न भिन्न होता है, लेकिन A-Z का मान क्या होता है, समान होता है। जैसे लिथियम क्या है 3 लिथियम 7 दिया हो, तथा बेरिलियम 4 बेरिलियम क्या 8 है, और 1H3 है, तथा क्या है 2He मतलब हीलियम क्या है 4 है। ये सब जो है उदाहरण सम न्यूट्रॉनिक का है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आइए 4 पे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी, बताइए। देखिए एक जो क्वेश्चन है ना, देखिए 15/4 जो 1817 पोस्ट में पूछा हुआ है, एग्जाम में PT में पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा आपको मिल जाएगा इसी पेपर में। तो कह रहा है ना 1717 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किया था, तो क्या होगा, ये कौन किए थे, गुरु अंगद देव किए थे। कौन किए थे, गुरु अंगद देव किए थे। इसलिए बोलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत जरूरी होता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से डायरेक्ट हूबहू क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पटकता है, इसलिए बोल रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको हर
जो भी एग्जाम की तैयारी कीजिए, बिहार दरोगा हो, बीएसएससी हो, बिहार पुलिस हो, बीपीएससी हो, इस सभी का पेपर जरूर देखिए। और ये सब पेपर ना पहले से हम मैराथन क्लास में करवा चुके हैं, वह लाइनर में भी करवा चुके हैं। एकदम आराम से कान में हेडफोन लगाइए, आराम से पूरा देख लीजिए। बीपीएससी का हो, बिहार पुलिस का हो, बिहार पुलिस का भी नहीं करवा, बिहार पुलिस का भी करवा देंगे, बीपीएससी का हो, बिहार दरोगा का हो, ये सब सारे करवा चुके हैं। और बाकी ज्ञान बिंदु में तो करवा ही रहे हैं, इसके पीछे भी क्लास करवाएं, सारे क्लास को अच्छे से देख लीजिए। चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है गुरु अंगद देव ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी। इन्होंने ही गुरु नानक द्वारा प्रारंभ की गई लंगर व्यवस्था को अस्थायी बना दिया था। ठीक है। आगे कह रहा है कि सिखों के प्रथम गुरु नानक सिख धर्म के क्या थे? प्रणेता थे, याद रखिएगा। तो कह रहा है कि सिखों के प्रथम गुरु नानक सिख धर्म के क्या थे? प्रणेता थे। चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है इनका जन्म आधुनिक ननकाना साहिब पाकिस्तान के तलवंडी नामक स्थान पर 15 अप्रैल 1469 को हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। आगे कह रहा है कि सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव थे। ठीक है, तो सिख धर्म के 5वें गुरु कौन थे? तो अर्जुन देव थे, और इन्हीं को सच्चा बादशाह इन्हीं की उपाधि थी। ठीक है, सच्चा बादशाह इन्हीं की उपाधि थी, और ये अकबर के समकालीन थे। ठीक है, कौन? गुरु अर्जुन देव। आगे कह रहा है 1589 ईस्वी में इन्होंने अमृतसर सरोवर के मध्य हर मंदिर साहब का निर्माण किया था। ठीक है, याद रखिए। गुरु अर्जुन देव जो थे 1589 में अमृतसर सरोवर के मध्य हर मंदिर साहब का निर्माण किया था। और गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु थे, और इनका जन्म जो है ना बिहार के पटना में हुआ था, जो पटना में स्थित है, पटना साहिब। और 1699 ईस्वी में इन्होंने गुरु गोविंद सिंह मतलब खालसा पंथ की क्या किए? स्थापना किए। और गुरु नानक जो है ना सिख धर्म के संस्थापक थे, और गुरु अर्जुन देव जो थे आदि ग्रंथ की क्या है? रचना किए थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्न वक्तव्यों पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए कथन कह रहा है, कथन ए में कह रहा है हिमालय से निकलने वाली नदियाँ 12मासी नदियाँ हैं। कथन कह रहा है कि हिमालय से निकलने वाली नदियाँ 12मासी नदियाँ हैं। और तर्क कह रहा है कि हिमालयी नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों में स्थित है। इसमें कह रहा है कि कौन सा कथन जो है ना सही है, कौन गलत है। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ए होगा। जो है ना ए और आर दोनों सही है, और आर ए की पुष्टि जो है ना करता है। तो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ जो है ना 12मासी होती है, बिल्कुल सही है। और हिमालयी नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों में स्थित है, बिल्कुल क्या है? एक दूसरे से रिलेट कर रहा है, और दोनों कथन क्या है? बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखिए। इसमें कह रहा है कि भारत के अफवाह तंत्र क्या होता है। तो कह रहा है भारतीय अफवाह तंत्र में अनेक छोटी छोटी नदियाँ शामिल हैं, और ये बड़ी भू आकृतियों की उद्विकास प्रक्रिया तथा वर्षण की प्रकृति व लक्षणों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई है। और नहीं देखिए हिमालयी अफवाह क्या होता है। तो कह रहा है हिमालयी अफवाह तंत्र भूगर्भिक इतिहास के एक लंबे दौर में विकसित हुआ है, और इसमें मुख्यतः गंगा, सिंधु व ब्रह्मपुत्र नदी की क्या है? द्रोणियाँ शामिल है। ठीक है, हिमालयी अफवाह में। और यहाँ की नदियाँ जो है ना 12मासी है, क्योंकि ये बर्फ पिघलने व वर्षण दोनों पर निर्भर है। ठीक है, आगे कह रहा है ये नदियाँ गहरे महाखंडों से गुजरती है, जो हिमालय के उत्थान के साथ साथ अपर्दन क्रिया द्वारा क्या है? निर्मित है। और महागड्ढों के अतिरिक्त ये नदियाँ अपने पर्वतीय मार्ग में जो है ना भी आकार की घाटियाँ, छिप्रिकाएँ व जलप्रपात भी बनाती है। ठीक है, आगे कह रहा है कोसी नदी। कह रहा है कोसी नदी जिसे बिहार का शोक सौरो ऑफ बिहार कहते हैं, अपना मार्ग बदलने के लिए क्या है? कुख्यात रही है। और यह नदी पर्वतों के ऊपरी क्षेत्रों से भारी मात्रा में अवसाद लाकर मैदानी भाग में जमा करती है। आगे कह रहा है हिमालयी अफवाह तंत्र की नदियाँ। हिमालयी अफवाह में अनेक नदी तंत्र है, मगर निम्नलिखित नदी प्रमुख तंत्र है कौन कौन? देखिए सिंधु नदी तंत्र, यह विश्व के सबसे बड़े नदियों द्रोणियों में से एक है। देखिए यहाँ पे कह रहा है ना कि हिमालयी अफवाह में अनेक नदी तंत्र है, मगर निम्नलिखित नदी प्रमुख तंत्र कौन कौन है? सिंधु नदी तंत्र, यह विश्व के सबसे बड़े नदी द्रोणियों में से एक है। और देखिए दूसरा क्या है? गंगा नदी तंत्र है। इसमें कह रहा है अपने द्रोणी और सांस्कृतिक महत्व दोनों के लिए क्या है? दृष्टिकोणों से क्या है? गंगा है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए कितने राज्यों में मान्यता जरूरी है? बताइए। कह रहा है किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए कितने राज्यों में मान्यता जरूरी है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 4 राज्य। क्या होगा? 4 राज्य। तो कह रहा है किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए 4 राज्यों में मान्यता क्या है? जरूरी है। भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदान किया जाता है। आगे कह रहा है राष्ट्रीय दल का दर्जा हासिल करने के लिए आवश्यक शर्तें जो है ना क्या क्या होनी चाहिए, इसके बारे में दिया हुआ। पहला शर्त क्या है? देखिए
कह रहा है लोकसभा आम चुनाव अथवा राज्य विधानसभा चुनाव में किन्हीं 4 अथवा अधिक राज्यों में कुल डाले गए वैध मतों का 6% प्राप्त करना जरूरी होगा तथा इसके साथ किसी राज्य या राज्यों से लोकसभा चुनाव में 4 सीट जीतना होगा। ठीक है, पहला जो है ना अब शर्तें ये है। दूसरा शर्तें क्या है, तो लोकसभा में 2% सीटें हो ये कम से कम जो है ना 3 विभिन्न राज्यों में हासिल की गई हो। दूसरा शर्त क्या कह रहा है कि लोकसभा में 2% सीटें हो और ये कम से कम 3 विभिन्न राज्यों में क्या है हासिल की गई हो। तीसरा शर्त क्या है, कह रहा है कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त किया हो। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे का शर्त क्या है, एक आगे कह रहा है ना कि निर्वाचन आयोग, कह रहा निर्वाचन आयोग क्या है, एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है, इसका वर्णन संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 में क्या है वर्णन किया गया है। ये ऊपर जो शर्त था और ये बोला गया है ना कि निर्वाचन, पता है कि निर्वाचन आयोग क्या है, संवैधानिक निकाय है। इसका वर्णन भाग 15 में है, अनुच्छेद पूछेगा तो 324 से क्या है 329 तक में वर्णन किया गया है। अब वर्तमान में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन कौन है, देखिए पहला टोटल अभी वर्तमान में टोटल कितना पार्टी है, तो 6 है ना। पहला भारतीय जनता पार्टी है, बीजेपी कमल, अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, पंजा छाप इसका चिन्ह है, और तीसरा क्या है बहुजन समाज पार्टी, इसका चुनाव चिन्ह क्या है हाथी, असम को छोड़कर, और चौथा क्या बोले तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिसको मार्क्सवादी कहते हैं, इसका चुनाव चिन्ह हंसिया हथौड़ा एवं तारा है। ठीक है, और नेक्स्ट है 5वां पार्टी कौन सा, नेशनल पीपुल्स पार्टी, इसका चुनाव चिन्ह क्या है पुस्तक है, और जो लेटेस्ट पार्टी है वो आम आदमी पार्टी, इसका चुनाव चिन्ह क्या है झाड़ू, जो अरविंद केजरीवाल का है। चलिए आगे देखिए। आगे कर रहा है नोट में दिया हुआ है कि वर्ष 2023 में चुनाव आयोग ने कम्युनिस्ट पार्टी मतलब सीपीआई, राष्ट्रवादी कांग्रेस एनसीपी और तृणमूल कांग्रेस पार्टी टीएमसी के राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा जो है ना समाप्त कर दिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पार्टी जो है ना मतलब राष्ट्रीय पार्टी है या कौन सा पार्टी जो है मतलब उसका समाप्त कर दिया गया है। तो यार तीनों पार्टी याद रखिए, सीपीआई एनसीपी और टीएमसी मतलब तृणमूल कांग्रेस पार्टी। सीपीआई मतलब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, एनसीपी मतलब राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, ठीक है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, और तीसरा बोलेगा तो तृणमूल कांग्रेस पार्टी टीएमसी। आगे कह रहा अब राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की संख्या घटकर जो है ना 6 हो गई। वर्ष 2023 में आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया, जो लेटेस्ट पार्टी है। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 7 पे, कह रहा है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत के प्रथम सहकारी आंदोलन का जो है ना आरंभ हुआ था, बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन का आरंभ हुआ था, बताइए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 कृषि ऋण। क्या होगा, कृषि ऋण। ठीक है, आगे कह रहा है कि भारत में पहला सहकारी आंदोलन ब्रिटिश शासन के दौरान कृषि ऋण के साथ आरंभ हुआ था। तो कह रहा है कि भारत में पहला सहकारी आंदोलन ब्रिटिश शासन के दौरान कृषि ऋण के साथ आरंभ हुआ था, और भारत में सहकारी आंदोलन का प्रारंभिक चरण 1904 से 1911 ईस्वी है। ठीक है, अब वर्ष 1904 ईस्वी में पहला सरकारी ऋण समिति अधिनियम पारित किया गया, और सहकारी आंदोलन का दूसरा चरण वर्ष 1912 से 1918 ईस्वी, इसमें सहकारी समिति अधिनियम 1912 अधिनियमित कर वर्ष 1904 में जो अधिनियम के दोषों को क्या है दूर किया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा ना कि कह रहा है कि भारत में पहला सहकारी आंदोलन ब्रिटिश शासन के दौरान कृषि ऋण के साथ आरंभ हुआ था, और भारत में सहकारी आंदोलन का जो प्रारंभिक चरण था 1904 से क्या था 1911 था। अब वर्ष 1904 ईस्वी में पहला सरकारी ऋण समिति अधिनियम जो है पारित किया गया था, और सहकारी आंदोलन का दूसरा जो चरण था, पहला तो 1904 से 1911 और दूसरा बोले 1912 से क्या है 1918, इसमें सहकारी समिति अधिनियम 1912 जो है ना अधिनियमित कर वर्ष 1904 अधिनियम के दोषों को क्या किया दूर कर दिया गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे, कह रहा नींबू बांजगो नामक बांध निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर जो है स्थित है, बताइए। कह रहा है कि नींबू बांगजो नामक बांध निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर स्थित है, तो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 सिंधु। क्या होगा, सिंधु। तो कह रहा है कि नींबू बांगजो नामक बांध सिंधु नदी पर लद्दाख मतलब जम्मू कश्मीर में स्थित है। कोयना परियोजना जो है ना कोयना नदी पर कहाँ है, महाराष्ट्र में स्थित है, और यह महाराष्ट्र का सबसे बड़ा बांध है। कौन, कोयना परियोजना। ठीक है, और इसमें 1920 मेगावाट बिजली उत्पादन होता है, और इसका निर्माण 1863 में किया गया था। किसका, कोयना परियोजना का। और नेक्स्ट कह रहा है कि मुल्ला पेरियार बांध पेरियार नदी पर केरल में स्थित है, और एक गुरुत्वीय बांध है। इस जलाशय के चारों ओर जो है ना पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, आगे देखिए दिया हुआ है कि भारत के कुछ महत्वपूर्ण नदी घाटी परियोजना, कुछ इंपॉर्टेंट दिया हुआ है जिसके बारे में कह रहा है कि भाखड़ा नागल परियोजना सतलज नदी पर भारत की सबसे बड़ी
नदी घाटी परियोजना, याद रखिएगा। तो कह रहा है कि भाखड़ा नागल परियोजना सतलज नदी पर भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है, और पोंग बांध परियोजना जो है ना ब्यास नदी पर क्रियान्वित किया गया है, और यह हिमाचल प्रदेश में क्या है, स्थित है। आगे देखिए कह रहा है कि उकाई परियोजना, यह परियोजना गुजरात में किस नदी पे है, ताप्ती नदी पर स्थित है। और बाण सागर परियोजना बोलेगा तो ये सो नदी पर स्थित है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि, कह रहा है किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्रेरित है, बताइए। कह रहा है किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्रेरित है, जिसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में क्या होगा, वृद्धि होगा। तो कह रहा है किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि, मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में क्या होगा, वृद्धि होगा। ठीक है, और ये देखिए क्वेश्चन जो है ना, देखिए 1275 के पोस्ट जो है ना पीटी में सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा हुआ है, सर के द्वारा जो है ना सारा हाईलाइट किया हुआ है। देखिए एक क्वेश्चन देखिए दोबारा 1275 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सोचिए। तो कह रहा है ना कि जब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति की अपेक्षा मुद्रा की आपूर्ति अधिक हो जाती है, अर्थात वस्तुओं व सेवाओं की आपूर्ति की अपेक्षा उसकी मांग अधिक होती है, तो कीमतें सतत रूप से बढ़ती है और मुद्रा का मूल्य क्या होता है, घटता है, जिसे मुद्रास्फीति कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मुद्रास्फीति किसे कहेंगे। तो सिंपल याद रखना है कि जब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति की अपेक्षा मुद्रा की आपूर्ति अधिक हो जाती है, अर्थात वस्तुओं व सेवाओं की आपूर्ति की अपेक्षा उसकी मांग अधिक होती है, तो कीमतें सतत रूप से क्या होती है, बढ़ती है, और मुद्रा का मूल्य जो है ना घटता है, जिसे क्या कहेंगे, मुद्रास्फीति कहेंगे। ठीक है, क्योंकि इकोनॉमिक्स अभी करवा ही रहे नोट्स में, ज्ञान बिंदु में 2-3 क्लास में जो है ना सारा इकोनॉमिक्स पूरा खत्म हो जाएगा। उसके बाद एक मैराथन वीडियो में करवा देंगे पूरा, क्योंकि इकोनॉमिक्स आप पढ़िए, नहीं भी मन करें तो जरूर पढ़िए, क्योंकि इकोनॉमिक्स में जो है ना पीटी का रिजल्ट डिसाइड करता है। क्योंकि आपको पता है कि पीटी में बिहार दरोगा पीटी में कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन आपको इकोनॉमिक्स से पूछेगा। और इकोनॉमिक्स पता है कोई पढ़ना नहीं चाहते हैं, सोचते हैं कि एकदम माथा जो है ना दर्द दे रहा है, उलझन सब्जेक्ट है। इसलिए आप लोग जिनको भी चाहिए कि नहीं रिजल्ट लेना है तो इकोनॉमिक्स आप लोग पढ़िए। जितने भी क्लास इकोनॉमिक्स का करवा चुके हैं नोट्स वाला, आप लोग पीछे का क्लास रिवाइज जरूर कर लीजिए। बाकी 2-3-4 क्लास और होगा, उसमें सारा जो है इकोनॉमिक्स खत्म करवा देंगे। 2-3 क्लास और बचा हुआ है, तो उसको भी हम पीछे का क्लास हम करवा देंगे, आप लोग निश्चिंत रहिएगा। चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है जब कीमतों के समान स्तर, कह रहा है जब कीमतों के समान स्तर पर लगातार जो है ना वृद्धि होने लगती है, तो मुद्रास्फीति जो है ना अवस्था क्या है, कहलाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जब कीमतों के समान स्तर में लगातार वृद्धि होने लगती है तो वह मुद्रास्फीति की अवस्था कहलाती है। आगे कह रहा है कि देखिए कि मुद्रा के मूल्य या क्रय शक्ति का कम होना या कमजोर होना मुद्रास्फीति क्या है, अवस्था है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी या संगठन डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित जो है ना नहीं किया गया, बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी या संगठन डॉक्टर अंबेडकर द्वारा जो है ना स्थापित नहीं किया गया है, बताइए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, दलित समाज व शोषण मुक्ति मोर्चा मंच। इसका स्थापना डॉक्टर अंबेडकर द्वारा नहीं किया गया था, लेकिन समता सैनिक दल का स्थापना भीमराव अंबेडकर किए थे। स्वतंत्र मजदूर संघ का स्थापना भीमराव अंबेडकर किए थे। द रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का स्थापना किसने किए थे, तो बाबा साहब अंबेडकर ही ने किए थे। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, नहीं किए थे। तो कह रहा है कि दलित समाज शोषण मुक्ति मोर्चा मंच की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा नहीं किया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, देखिए कह रहा है कि 1920 ईस्वी में दी ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना किए थे। याद रखिएगा कि ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना जो है ना किसने किया था, तो भीमराव अंबेडकर ने किए थे। और कब किए थे, तो 1920 में किए थे। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि 1924 ईस्वी में बहिष्कृत हितकर्णी सभा की स्थापना किए थे। कौन, बाबा साहब अंबेडकर ने किए थे। ठीक है, बहिष्कृत हितकर्णी सभा की स्थापना कब हुआ था, तो 1924 में हुआ था। और किसने किया था, तो भीमराव अंबेडकर ने किए थे। नेक्स्ट है समाज समता संघ की स्थापना भी किए थे। और 1942 ईस्वी में अनुसूचित जाति परिसंघ की स्थापना किए थे। और भारतीय रिपब्लिकन पार्टी एवं बौद्ध सभा की स्थापना भी कौन किए थे, भीमराव अंबेडकर ने की थी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, बताइए। यहाँ पे कह रहा है कि संस्थाएं और संघ बनाने का जो अधिकार है किस प्रकार का अधिकार है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, तो कह रहा है संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार है। और व्यक्तिगत स्वतंत्रता सभी मौलिक अधिकारों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसी को अक्षुण्ण रखने के लिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 से 22 तक व्यक्तिगत स्वतंत्रता संबंधित प्रावधान जो है ना किए गए हैं। तो यहाँ पे कह रहा है
कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता सभी मौलिक अधिकारों में सर्वाधिक जो है महत्वपूर्ण है। इसी को अक्षुण्ण रखने के लिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 से 22 तक व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, जो मौलिक अधिकारों के भाग का क्या है, मेरुदंड है। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है अनुच्छेद 19 में 6 तरह की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 19 में जो है ना कितने तरह की स्वतंत्रता का अधिकार दिया है, तो 6 तरह का। पहला देखिए कह रहा है अनुच्छेद 19 के ए में क्या है, तो बोलने की स्वतंत्रता, जिसको क्या 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 कहेंगे, प्रेस की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 के बी में क्या है, तो शांतिपूर्वक एकत्रित होने और सभा करने की क्या है, स्वतंत्रता है। और अनुच्छेद 19 के सी में क्या है, तो संघ बनाने की क्या है, स्वतंत्रता है। चलिए आगे देखिए, आगे देखिए दिया हुआ है कि अनुच्छेद 19 के डी में क्या है, तो देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन करने की क्या है, आज़ादी है, स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 के ई में क्या है, तो देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 के जी में क्या है, तो कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की क्या है, स्वतंत्रता है। ठीक है, आगे देखिए दिया कि मूल संविधान में 7 प्रकार के स्वतंत्रता का अधिकार था। अनुच्छेद 19 के एक में कह रहा है कि संपत्ति का अधिकार 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटा दिया गया और इसे अनुच्छेद 300 के अंतर्गत एक कानूनी अधिकार के रूप में क्या है, रखा गया। और ये देखिए क्वेश्चन जो है ना 64 पोस्ट जो एक मेंस हुआ था उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन बिहार दरोगा का। देखिए चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि ओजोन क्षेत्र से क्या तात्पर्य, बताइए। कह रहा है ओजोन क्षेत्र से जो है ना क्या तात्पर्य, बताइए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, समताप मंडल में ओजोन परत की क्या है, मोटाई कम होना। ठीक है, तो कह रहा है कि ओजोन क्षेत्र से तात्पर्य है तो समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम होना। आगे देखिए ये भी क्वेश्चन देखिए 64 पोस्ट देखिए मेन से पूछा हुआ। देखिए कह रहा है ओजोन क्षेत्र का तात्पर्य ओजोन परत का अवक्षय होना है। कह रहा है ओजोन क्षेत्र का तात्पर्य ओजोन परत का अवक्षय होना है और समताप मंडल के ऊपरी भाग में पाए जाने वाली ओजोन परत सूर्य के पराबैंगनी किरण को अवशोषित करती है और इन किरणों से आंखों के रोग तथा त्वचा कैंसर होने का खतरा रहता है और कृषि एवं जलवायु पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे कह रहा है ओजोन परत से सूर्य की पराबैंगनी किरणों की 70 से 90% तरंगें क्षण हो जाती है। ठीक है, तो कह रहा है कि ओजोन परत से सूर्य की पराबैंगनी किरणों की 70 से 90% तरंगें क्षण जाती है और ओजोन परत में छिद्र सर्वप्रथम जोसेफ फॉरमैन द्वारा 1973 ईस्वी में अंटार्कटिका के ऊपर देखा गया था, जहां सितंबर अक्टूबर के दौरान ही वृद्धि होती है। ठीक है, आगे कह रहा है कि ओजोन परत में छिद्र होने का प्रमुख कारक जो न फ्लोरीन है और इसकी उत्पत्ति क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलोजेंस व इनसे संबंधित कुछ अन्य पदार्थ कार्बन टेट्राक्लोरीन व मिथाइल क्लोरोफॉर्म जैसे रसायनों से क्या है, होती है। और ये देखिए क्वेश्चन देखिए 1275 के जो पोस्ट हुआ, जो एग्जाम हुआ था पीटी के सेकंड शिफ्ट में देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो याद रखिएगा ना, ओजोन परत में छिद्र होने का प्रमुख कारक क्या है, फ्लोरीन है और इसकी उत्पत्ति क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, हैलोजन व इनसे संबंधित कुछ अन्य पदार्थ कार्बन टेट्राक्लोरीन व मिथाइल क्लोरोफॉर्म जैसे रसायनों से क्या है, होती है। ओजोन में बढ़ते छिद्र को रोकने के लिए 1987 ईस्वी में मॉन्ट्रियल कनाडा में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस जो है ना कब मनाया जाता है, बताइए। कह रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस जो है ना कब मनाया जाता है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1, 24 अक्टूबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 24 अक्टूबर को। और देखिए एक क्वेश्चन देखिए एक साइज SI क्वेश्चन नंबर 55 देखिए रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो बहुत सारे जो टॉपिक हैं जो दोबारा एग्जाम में पूछा हुआ है उस सर के द्वारा क्या हाईलाइट किया हुआ है। देखिए आगे कह रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और इस कारण संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस जो है ना 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में स्थित है और संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्य करने की भाषा क्या है, 2 है, अंग्रेजी और क्या है, फ्रेंच है। ये भी देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ, बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो कार्य करने की जो भाषा होती है कितनी है, 2 है, कौन कौन, अंग्रेजी और क्या है, फ्रेंच है। आगे कह रहा है कि 4 और भाषाएं जिन्हें राष्ट्र संघ की मान्यता प्राप्त है, चीनी, रशियन, अरबी और क्या है, स्पेनिश। आगे देखिए कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग इसके जो है ना अंग इसके 6 अंग हैं जो इस प्रकार है। पहला महासभा, दूसरा सुरक्षा परिषद, तीसरा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, चौथा प्रन्यास परिषद, पांचवा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और छठा क्या है, सचिवालय है। आगे कह रहा है वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें अध्यक्ष बोलेगा तो कौन है, कसाबा है। कौन है, कसाबा कुरोसी, जो कहाँ के, हंगरी के है। और 78वें सत्र के अध्यक्ष बोलेगा कौन है, डेनिस फ्रांसिस है। कौन है, डेनिस फ्रांसिस। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव बोलेगा तो कौन है, एंटोनिया गुटेरस है। कौन, एंटोनिया गुटेरस। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, कह रहा है इसमें सूची 1 सूची 2 को क्या करना है, सम्मिलित करना है, मतलब मिलान करना है। सूची 1 में क्या है, तो बाघ आरक्षित क्षेत्र दिया हुआ है और सूची 2 में क्या है, तो राज्य है। देखिए कह रहा है इसमें क्या है, इंद्रावती। इंद्रावती जो है ना बाघ आरक्षित क्षेत्र कहाँ है, इंद्रावती कहाँ है, बताइए।
इंद्रावती क्या हो जाएगा तो छत्तीसगढ़, क्या हो जाएगा छत्तीसगढ़, ठीक है। इंद्रावती कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है। पेरियार बोलेगा तो कहाँ है, तो केरल में है, ठीक है। और सिमलीपाल बोलेगा तो कहाँ है, उड़ीसा में है। और बांदीपुर बोलेगा तो कहाँ है, कर्नाटक में। इसका राइट आंसर क्या होगा, 4 3 2 1। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी होगा, ठीक है। तो कह रहा है कि पेरियार अभ्यारण्य, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल के इडुक्की में स्थित एक महत्वपूर्ण बाघ और हाथी आरक्षित क्षेत्र है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के बीजापुर जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे 1983 ईस्वी में इसे टाइगर रिजर्व के जो है ना घोषित किया गया, ठीक है। आगे कह रहा है कि सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान भारत के उड़ीसा राज्य के मयूरभंज जिले में स्थित है और एक राष्ट्रीय उद्यान है, और यह एक क्या है, हाथी अभ्यारण्य भी है। आगे कह रहा है कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य में स्थित है। यह प्रोजेक्ट टाइगर के तहत सन 1974 ईस्वी में एक टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित किया गया था। कौन, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। आगे कह रहा है भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट है, जो उत्तराखंड में स्थित है, जो वर्ष 2021 में इसका नया नाम रामगंगा नेशनल पार्क जो है ना किया जाना प्रस्तावित है। आगे कह रहा है कि देश का सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान बोलेगा तो कहाँ है, मध्य प्रदेश में है, और मध्य प्रदेश को जो है टाइगर स्टेट भी कहते हैं, ठीक है। आगे कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य बोलेगा नागार्जुन सागर है, श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में स्थित है, ठीक है। तो भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य बोलेगा तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में स्थित है। और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क बोलेगा तो काबुल लमजाओ नेशनल पार्क, जो कहाँ है, मणिपुर राज्य में स्थित है। देखिए क्वेश्चन जो है 64 सीट जो एग्जाम हुआ था बिहार दरोगा का, उसमें पीटी में क्वेश्चन पूछा हुआ है। आगे कह रहा है भारत में कुल टाइगर रिजर्व बोलेगा तो 55 है, और भारत के 14 बाघ अभयारण्यों को वैश्विक संरक्षक मानकों की मान्यता जुलाई 2021 में जो है ना मिली है। भारत में जुलाई 2024 तक की स्थिति के अनुसार 55 टाइगर रिजर्व, और 54वां बोलेगा तो टाइगर रिजर्व वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। अब 55वां टाइगर रिजर्व बोलेगा तो धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व कहाँ है, राजस्थान में है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि भारत में जुलाई 2024 तक की स्थिति के अनुसार 55 टाइगर रिजर्व है, और 54वां बोलेगा तो कौन है, वीरांगना दुर्गावती कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। और 55वां बोलेगा तो कहाँ है, धौलपुर करौली राजस्थान में स्थित है, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को जो है ना मापता है, बताइए। कह रहा है कि कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोमीटर। क्या होगा, हाइड्रोमीटर। तो कह रहा है कि हाइड्रोमीटर संयंत्र तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है। और हाइड्रोमीटर जो है ना क्या, इसको क्या कहेंगे, द्रव घनत्व मापी भी कहते हैं। कह रहा है हाइड्रोमीटर के द्वारा किसी भी द्रव का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है, और इससे द्रवों का विशिष्ट गुरुत्व निकाला जाता है, ठीक है। आगे कह रहा है कि हिप्सोमीटर के द्वारा समुद्र तल से ऊंचाई ज्ञात किया जाता है, ठीक है। तो कह रहा है हिप्सोमीटर के द्वारा समुद्र तल से ऊंचाई ज्ञात किया जाता है। और ग्रेविमीटर एक वैज्ञानिक उपकरण है, इसके द्वारा पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति जो है ना ज्ञात की जाती है। नेक्स्ट कह रहा है कि हाइड्रोफोन क्या है। कह रहा है यह पानी के अंदर ध्वनि तरंगों की गणना में काम आने वाला क्या है, उपकरण है। तो हाइड्रोफोन क्या है, तो यह पानी के अंदर ध्वनि तरंगों की गणना में काम आने वाला क्या है, तो उपकरण है। हाइग्रोमीटर क्या है, तो कह रहा है इसकी सहायता से वायुमंडल में व्यापक आर्द्रता जो है नापी जाती है, ठीक है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि सूची 1 सूची 2 को क्या करना है, मिलाना है। इसमें उद्योग दिया हुआ है और इसमें अवस्थिति दिया हुआ है। कौन सा उद्योग जो है ना कहाँ अवस्थित है, देखिए रेलवे उपकरण बोलेगा तो कहाँ अवस्थित है, तो ये जो है ना रेलवे उपकरण कहाँ स्थित है, तो ये है स्थित है भिलाई में। कहाँ है, भिलाई में, सॉरी हाँ सही है। रेलवे उपकरण बोलेगा तो कहाँ है, भिलाई में स्थित है। मोटर वाहन बोलेगा तो कहाँ स्थित है, तो मोटर वाहन कहाँ स्थित है, जबलपुर में स्थित है। कहाँ है, जबलपुर में, ठीक है। मोटर वाहन बोलेगा जबलपुर में स्थित है। अब पोत निर्माण बोलेगा तो कहाँ स्थित है, पोत निर्माण बोलेगा तो पोत निर्माण कहाँ है, तो कोच्चि में स्थित है। और साइकिल बोलेगा तो कहाँ है, लुधियाना में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा 3 4 1 2। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा, ठीक है। देखिए रेलवे उपकरण बोलेगा तो कहाँ है, भिलाई में। मोटर वाहन बोलेगा तो जबलपुर में। पोत निर्माण बोलेगा तो कोच्चि में। साइकिल बोलेगा तो कहाँ है, लुधियाना में स्थित है। तो कह रहा है कि पोत निर्माण स्थल कोच्चि में अरब सागर की रानी के लोकप्रिय के नाम से जाना जाता है। अब वेम्बनाड कयाल के मुहाने पर स्थित कोच्चि पत्तल जो है ना केरल का एक क्या है, प्राकृतिक पतन है। इस बंदरगाह के निकट एक जलयान निर्माणशाला व पेट्रोलियम शोधनशाला स्थापित की गई है। आगे कह रहा है भिलाई शहर छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, और भिलाई इस्पात संयंत्र भी यहाँ स्थित है। 1955 ईस्वी में दूसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक, 56 से 61 योजना में स्थापित किया गया था भिलाई को, ठीक है। भिलाई का जो स्थापना हुआ था दूसरी पंचवर्षीय योजना में हुआ था 1955 ईस्वी में, दूसरी पंचवर्षीय योजना में स्थापना हुआ था, ठीक है। आगे कह रहा है
यह रेल की पटरियों और भारी इस्पात प्लेटों का प्रमुख निर्माण करता है और जबलपुर मध्य प्रदेश राज्य का एक शहर है और यहाँ मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय स्थित है। ठीक है, और यहाँ तोप गाड़ी बनाने का क्या है, केंद्रीय कारखाना है। आगे करा लुधियाना, पंजाब राज्य में सतलज नदी किनारे स्थित एक शहर है और देश में सबसे ज़्यादा साइकिल पंजाब में बनती है और लुधियाना एक प्रमुख साइकिल उत्पादन जो है ना केंद्र है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 17 पे। कह रहा है कि पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट अवशोषित करते हैं तथा उन्हें परिवर्तित कर देते हैं, किस में बताइए। कह रहा है कि पौधों मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं तथा उन्हें परिवर्तित कर देते हैं, किस में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या, डी, प्रोटीन में। क्या, प्रोटीन में। तो कह रहा है पेड़ पौधे, कह रहा है पेड़ पौधे मिट्टी में नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करता है तथा उन्हें प्रोटीन में क्या है, परिवर्तित कर देता है। नाइट्रोजन की थोड़ी मात्रा विभिन्न नाइट्रेटों, यहाँ पे कह रहा है कि नाइट्रोजन की थोड़ी मात्रा विभिन्न नाइट्रेटों के रूप में पाई जाती है और जंतुओं तथा वनस्पतियों में यह प्रोटीन के रूप में पाई जाती है और नाइट्रोजन वायुमंडल का क्या है, प्रमुख गैस है। आगे कह रहा है जीवाणु पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटक का कार्य करते हैं और ये मृत जीव शरीर में फंसे कार्बनिक एवं अकार्बनिक तत्व को मिट्टी एवं वातावरण में क्या करते हैं, मुक्त करते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है कुछ जीवाणु जैसे ये जो वेक्टर, ब्लोस्ट्रीडियम, राइजोबियम और जिसको क्या कहेंगे लेग्यूमिनेसी कुल, पौधे के जड़ों में सहजीवी के रूप में तथा ये जीवाणु हवा में उपस्थित स्वतंत्र नाइट्रोजन के ग्रहण करके नाइट्रोजन युग्म में क्या करते हैं, बदलते हैं। आगे कह रहा है कि वायुमंडल में 78% भाग क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन संयुक्त अवस्था में सोरा, अमोनिया, अमोनियम क्लोराइड, यूरिया आदि में पाई जाती है। यूरिया का सूत्र बोलेगा तो क्या होता है, NH2CONH2 होता है। ये क्या है, एक कार्बनिक यौगिक है यूरिया, और यह स्तनपायी और सरीसृप प्राणियों के मूत्र में जो है ना पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। आगे कह रहा है जंतुओं में उत्सर्जित होने वाले पदार्थ में मुख्य रूप से नाइट्रोजन युक्त पदार्थ जैसे अमोनिया, यूरिया तथा यूरिक अम्ल आते हैं। ठीक है, तो कह रहा है जंतुओं में उत्सर्जित होने वाले पदार्थ में मुख्य रूप से नाइट्रोजन युक्त पदार्थ जैसे क्या है, अमोनिया, यूरिया तथा यूरिक अम्ल आते हैं। आगे कह रहा है जंतुओं में उत्सर्जन योग्य पदार्थ के आधार पर इन्हें निम्न 3 वर्गों में जो है ना बांटा गया है। पहला देखिए क्या है, अमोनियोटेलिक। पहला क्या है, अमोनियोटेलिक है। इसमें कह रहा है जब जीवों में नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जित पदार्थ अमोनिया के रूप में उत्सर्जित होता है तो इस प्रकार के जंतु अमोनियोटेलिक कहलाते हैं। जलीय एक कोशिकीय जंतु प्रोटिस्टा, जलीय कीट स्पंज हाइड्रा, मछलियाँ मेढक के टेडपोल लार्वा अमोनियोटेलिक जो कि क्या है, उदाहरण है। ठीक है, दूसरा क्या है, तो यूरियो क्या है, टेलिक। कह रहा है जब जीवों में नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जित पदार्थ यूरिया के रूप में उत्सर्जित होते हैं तो ऐसे जीव यूरोटेलिक कहा जाता है। ठीक है, जैसे क्या, एम्फीबिया वर्ग, स्तनधारी वर्ग। तो कह रहा है यूरियोटेलिक जो है ना क्या है, तो जब जीवों में नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जित पदार्थ यूरिया के रूप में उत्सर्जित होते हैं तो ऐसे जीव को क्या कहेंगे, यूरियोटेलिक कहा जाता है। जैसे में एम्फीबिया वर्ग, स्तनधारी वर्ग। नेक्स्ट तीसरा क्या है, यूरिकोटेलिक। क्या है, तीसरा क्या है, यूरिकोटेलिक। कह रहा है जब जीवों में नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जित पदार्थ यूरिया अम्ल के रूप में उत्सर्जित होते हैं तो ऐसे जीव को जो है यूरिकोटेलिक कहा जाता है। जैसे स्थलीय कीट, सरीसृप पक्षी वर्ग इत्यादि। आगे कह रहा है अमोनिया जो है ना, अमोनिया क्या है, तो एक तीक्ष्ण गंध वाली रंगहीन गैस है और यह हवा से हल्की होती है। इसका आणविक सूत्र NH3 होता है। यह पानी में सबसे अधिक क्या है, घुलनशील गैस है। ठीक है, आगे कह रहा है अमोनिया का उपयोग रासायनिक खादों को बनाने में होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो कह रहा है अमोनिया का उपयोग रासायनिक खादों को बनाने में होता है और नोट में दिया हुआ है कि उपर्युक्त उत्सर्जित पदार्थ के अलावे अनिर्तहीन तथा गुआनिन नामक उत्सर्जित पदार्थ पक्षियों एवं मकड़ी के शरीर से उत्सर्जित होते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है इसका उपयोग कृषि में नाइट्रोजन युक्त रासायनिक खाद के रूप में मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए क्या है, किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे। कह रहा है हवा में परागकण को कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए। हवा में परागकण को क्या कहते हैं, जो क्या कहेंगे, वायु परागन कहते हैं। क्या कहते हैं, वायु परागन। तो कह रहा है पौधों के हवा द्वारा परागन को वायु परागन कहते हैं और पौधों में प्रजनन अंग मुख्यतः जो है ना पुष्प होते हैं। प्रत्येक पुष्प में मुख्य रूप से 4 भाग पाए जाते हैं। ठीक है, बाह्य दलपुंज, पुमंग और क्या है, जयांग है। ठीक है, तो प्रत्येक पुष्प में मुख्य रूप से 4 भाग पाए जाते हैं। पहला बाह्यपुंज, दलपुंज, पुमंग और क्या है, जयांग है। आगे कह रहा है पुष्प के पुमंग और जयांग प्रजनन क्रिया में भाग लेते हैं और इन्हें आवश्यक अंग कहा जाता है। इसे ही क्या है, जननांग कहा जाता है। आगे कह रहा पुमंग पुष्प का नर युग्मक मतलब मेल तथा जयांग में मादा युग्मक मतलब फीमेल बनते हैं। ठीक है,
आगे कह रहा है परागकण दो प्रकार का होता है, एक होता है स्वपरागन, एक होता है परपरागन। स्वपरागन किसे कहेंगे? तो कह रहा है जब एक पुष्प के परागन उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर या उसी पौधे पर स्थित किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो इसे जो है ना स्वपरागन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है ना कि याद रखिएगा कि परागन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वपरागन, एक होता है परपरागन। स्वपरागन किसे कहेंगे? तो जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर या उसी पौधे पर स्थित किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो इसे स्वपरागन कहते हैं। और परपरागन किसे कहते हैं? ये कह रहा है कि परपरागन कह रहा है जब एक पुष्प का परागकण उसी जाति के दूसरे पौधे पर स्थित पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो उसे परपरागन कहते हैं। अब परागकण की विधियां क्या है देखिए, पहला क्या है वायु परागन, इसमें क्या है वायु द्वारा परागन होता है। दूसरा क्या है कीट परागन, कीट द्वारा परागन होता है। तीसरा क्या है जल परागन, इसके द्वारा जल द्वारा परागन होता है। चौथा है जंतु परागन, इसमें क्या है जंतु द्वारा परागन होता है। पांचवा क्या है पक्षी परागन, इसमें पक्षियों द्वारा परागन होता है। और छठा क्या है मेला कोलोफिलस परागन, मेल कोलफिलस परागन, इसमें क्या होता है तो घोंघों द्वारा परागन होता है। और सातवां क्या है चेरेटोफिलस परागन, इसमें चमगादड़ द्वारा क्या होता है परागन होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि परागकण, कह रहा है कि परागकण के पश्चात, कह रहा है परागकण के पश्चात जो है निषेचन की क्रिया प्रारंभ होती है। अब पराग नली बीजांड में प्रवेश कर बीजांडसन में भेजती हुई जो है ना भ्रूणपोष मतलब इंडोस्पर्म तक क्या होती है तो पहुंचती है। ठीक है, और परागकणों को ही छोड़ देती है और इसके पश्चात एक नर युग्मक एक अंड कोशिका से संयोजन करता है, इसे ही क्या कहते हैं निषेचन कहते हैं। अब निषेचित अंड युग्मनज कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि निषेचन के बाद बीजांड से बीज, युग्मनज से भ्रूण तथा अंडाशय से फल निर्माण होता है। आवृत बीजी पौधे से निषेचन को त्रिक संलयन कहते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है निषेचन के बाद फूल के विभिन्न भाग में क्या होती है परिवर्तन। देखिए पहला क्या है तो बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज क्या है तो कह रहा है सूख कर क्या है गिर जाता है। दूसरा क्या है दलपुंज, सूख कर क्या है गिर जाता है। तीसरा क्या है अंडाशय, क्या होता है अंडाशय में फल बन जाता है। ठीक है, और चौथा क्या है तो अंडाशय की भित्ति, इसमें क्या होती है फल भित्ति बन जाता है। ठीक है, और पांचवा क्या है बीजांड, इसमें क्या है बीज बन जाता है। ठीक है, और सातवां क्या है मतलब छठा क्या है तो युग्मनज, इसमें क्या है भ्रूण मतलब इम्ब्रायो बन जाता है। ठीक है, तो मतलब बाह्य दलपुंज में क्या होता है तो सूखकर गिर जाता है, दलपुंज में क्या होता है तो सूखकर गिर जाता है, अंडाशय में क्या होता है तो फल बन जाता है, और अंडाशय की भित्ति में क्या होता है फल भित्ति बन जाता है, जिसको क्या कहें पेरिकार्प कहेंगे। और बीजांड में क्या होता है बीज बन जाता है, युग्मनज में क्या होता है तो इसमें भ्रूण बन जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 19 पे। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि युवा जो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम है किसके द्वारा जो है ना प्रारंभ किया गया बताइए। कह रहा है कि युवा जो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम है किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है। इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी दिल्ली पुलिस। क्या होगा दिल्ली पुलिस, एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। चलिए आगे देखिए। तो कह रहा है ना कि दिल्ली पुलिस ने अगस्त 2017 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY के अंतर्गत जो है मतलब कौशल विकास कार्यक्रम युवा की शुरुआत की। इस पहल के उद्देश्य युवाओं की योग्यता और क्षमता के अनुसार उनके कौशल को उन्नत करते हुए उसके साथ जो है ना संपर्क स्थापित करना है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है केसर का मुख्य उत्पादक राज्य जो है ना कौन सा है। केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जम्मू और कश्मीर है। ठीक है, आगे कह रहा है भारत में केसर का मुख्य उत्पादक राज्य बोलेगा तो जम्मू और कश्मीर है, और विश्व में केसर उत्पादन में जो है ना ईरान क्या है तो प्रथम स्थान पे है। और केसर विश्व का सबसे कीमती पौधा होता है। जो केसर होता है ना विश्व का क्या है सबसे कीमती पौधा होता है। इसका वैज्ञानिक नाम बोलेगा तो क्रोकस सटाइवस है। क्या है सटाइवस, केसर का वैज्ञानिक नाम पूछेगा तो क्या है क्रोकस सटाइवस है। इसका उपयोग मक्खन आदि खाद्य द्रव्यों में वर्ण एवं स्वाद लाने के लिए क्या है किया जाता है। और कश्मीरी केसर को जो है ना GI टैग प्राप्त हुआ है, और GI भौगोलिक क्या है तो संकेत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे कह रहा है कि जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है बताइए। कह रहा है कि जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी निस्यंदन नहीं करता, लेकिन उबालना, क्लोरीनीकरण और परावैंगनी विकिरण क्या करता है। तो कह रहा है कि निस्यंदन प्रक्रिया के द्वारा जल में मौजूद सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं किया जाता है। और जल को शुद्ध करने के लिए जो है ना प्रमुख उपाय क्या है विधियाँ निम्न है।
पहला क्या है देखिए, आरओ सिस्टम। इसके द्वारा जो है ना साफ पानी में बैक्टीरिया होने की, कह रहा आरओ सिस्टम में क्या होता है, तो इसके द्वारा साफ पानी में बैक्टीरिया होने की आशंका क्या होती है, बहुत कम होती है। और यह पेयजल को साफ करने का उच्च स्तरीय क्या है, तरीका है। और यह गंदगी, धूल, बैक्टीरिया आदि से पानी को मुक्त करके क्या करता है, शुद्ध और क्या करता है, मीठा बनाता है। ठीक है, कौन, आरओ सिस्टम। ठीक है, चलिए आगे देखिए। दूसरा क्या है, तो यूवी रेडिएशन सिस्टम है। ये क्या होता है, तो कह रहा है इसमें पानी में मौजूद वायरस और बैक्टीरिया के डीएनए अवस्थित हो जाते हैं, साथ ही हानिकारक बैक्टीरिया भी क्या होते हैं, मर जाते हैं। ठीक है, तो कह रहा है यूवी रेडिएशन सिस्टम क्या होता है, तो इसमें पानी में मौजूद वायरस और बैक्टीरिया के डीएनए अवस्थित हो जाते हैं और साथ ही हानिकारक बैक्टीरिया क्या होते हैं, बैक्टीरिया भी मर जाते हैं। नेक्स्ट है क्लोरीनेशन। ये क्या है, तो कह रहा है इसके जरिए पानी साफ किया जाता है। विभिन्न नगरों एवं सरकारी उपक्रमों में जलापूर्ति के दौरान यह प्रक्रिया अपनाई जाती है और इसमें पानी शुद्ध होने पर उसमें रंग और सुगंध में परिवर्तन आ जाता है और यह पानी में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया को क्या करता है, नष्ट कर देता है। आगे कह रहा है जल को उबालने। इसमें क्या होता है, तो कह रहा है जल को उबालने से जल अधिकांश कीटाणु क्या होते हैं, तो नष्ट हो जाते हैं। जल को उबालने से क्या होता है, जल के अधिकांश कीटाणु क्या होते हैं, तो नष्ट हो जाते हैं, मतलब मर जाते हैं। परंतु इस विधि द्वारा केवल सीमित मात्रा में ही क्या होता है, जल को जो है ना शुद्ध किया जा सकता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हमारे 22 पे कह रहा है NaCl। कह रहा है कि NaCl का पूरा नाम क्या है, बताइए। कह रहा है कि NaCl का जो है ना पूरा नाम क्या है, जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी क्या है, लिमिटेड है। ठीक है, तो कह रहा है NaCl का पूरा नाम क्या है, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। तो कह रहा है NaCl का पूरा नाम नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड है और यह एक क्या है, संगठन है जिसको सिक्योरिटीज मार्केट में ट्रेड करने वाली होल्डिंग्स और सिक्योरिटीज शेयर, बॉन्ड, कैश को सुरक्षा प्रदान करता है। और इस व्यवस्था में सभी काम जो है ना ऑनलाइन होता है। क्या होता है, ऑनलाइन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कीट दंश से होने वाली खुजली किसके कारण होती है, बताइए। कह रहा है कि कीट दंश से होने वाली खुजली किसके कारण होती है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, फॉर्मिक अम्ल। क्या होगा, फॉर्मिक अम्ल। ठीक है, तो कह रहा है कि कीट दंश से होने वाली खुजली जो है ना फॉर्मिक अम्ल के कारण होती है। और फॉर्मिक अम्ल जो है ना HCOOH, जिसमें देखिए HCOOH डबल बॉन्ड O, फॉर्मिक अम्ल क्या कहें, मिथुनोइक अम्ल है। ठीक है, आगे कह रहा है फॉर्मिक अम्ल जो है ना, फॉर्मिक अम्ल तीखी गंधयुक्त रंगहीन द्रव है और यह जल, एल्कोहल, ईथर आदि में क्या होता है, घुल जाता है। कह रहा है कि फॉर्मिक अम्ल तीखी गंधयुक्त रंगहीन द्रव है और यह जल, एल्कोहल, ईथर आदि में क्या होता है, घुल जाता है। जैसे क्या है, ग्लिसरॉल तथा ऑक्जेलिक अम्ल के क्रिस्टल को जो है ना 373 केल्विन से 383 केल्विन के बीच गर्म करके जो है ना फॉर्मिक अम्ल क्या होता है, तैयार किया जाता है। आगे कह रहा है एस्टिक अम्ल। एस्टिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, CH3COOH। तो कह रहा है एथिल अल्कोहल को सोडियम डाइक्रोमेट और सांस सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा, कह रहा है एथिल अल्कोहल को सोडियम डाइक्रोमेट और सांस सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा ऑक्सीकृत करने पे क्या एस्टिक अम्ल बनता है। ठीक है, जिसमें देखिए समीकरण दिया हुआ है CH3CH2OH, इसको समीकरण Na2Cr2O7 जो क्या है H2S सल्फ्यूरिक अम्ल से अधिक की अभिक्रिया के बाद क्या हुआ, CH3COOH, मतलब क्या है, एस्टिक अम्ल बना है। ठीक है, आगे कह रहा है एस्टिक अम्ल रंगहीन तीव्र गंधयुक्त द्रव है, इसका स्वाद क्या होता है, खट्टा होता है। तो कह रहा है एस्टिक अम्ल रंगहीन तीव्र गंधयुक्त द्रव है, इसका स्वाद क्या होता है, तो खट्टा होता है और ठंडा करने पर यह जमकर जो है ना बर्फ जैसा क्या होता है, ठोस क्रिस्टल में क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। आगे कह रहा है एस्टिक अम्ल का उपयोग क्या क्या है, तो सिरके के रूप में एस्टिक अम्ल का प्रयोग करते हैं, औषधि के रूप में एस्टिक अम्ल का प्रयोग करते हैं, और फोटोग्राफिक फिल्म तथा रेयॉन के निर्माण के लिए जो है ना आवश्यक सेलुलोज एसीटेट बनाने में जो है ना एस्टिक अम्ल का प्रयोग करते हैं, और रबर के लेटेक्स को संकेदित करने में जो है एस्टिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। तो एस्टिक अम्ल का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो सिरके के रूप में करते हैं, औषधि के रूप में करते हैं, फोटोग्राफी फिल्म तथा रेयॉन निर्माण के लिए आवश्यक सेलुलोज एसीटेट बनाने में करते हैं, और रबर के लेटेक्स को स्कंदित करने में जो है एस्टिक अम्ल का प्रयोग होता है। चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि लैक्टिक अम्ल। देखिए आगे कह रहा है कि लैक्टिक अम्ल क्या है, देखिए कह रहा है CH3CHOH ये इंटू क्या है COOH। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, लैक्टिक अम्ल कहेंगे। तो कह रहा है कि यह लैक्टिक अम्ल जो है ना ये एक रंगहीन तरल तथा सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस है, जिसमें खट्टा जो है ना स्वाद एवं विशिष्ट क्या है, गंध होती है। अल्फा कार्बन पर हाइड्रोक्सिल
समूह की उपस्थिति कारण लैक्टिक एसिड को अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड के रूप में क्या है, वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, तो कह रहा है ना कि अल्फा कार्बन पर हाइड्रोक्सिल समूह की उपस्थिति कारण लैक्टिक एसिड को अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड के रूप में क्या होता है, वर्गीकृत किया जाता है। आगे कह रहा है कि लैक्टिक एसिड, कह रहा है लैक्टिक एसिड जो है ना मुख्यतः क्या होते हैं, तो खट्टे होते हैं, क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, एवं दुग्ध उत्पाद दही केफीन पनीर। ठीक है, आगे कह रहा है कि लैक्टिक एसिड का उपयोग खाद्य प्रेरक्षक के रूप में किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो लैक्टिक एसिड का जो उपयोग होता है ना, खाद्य प्रेरक्षक के रूप में किया जाता है। और लैक्टिक एसिड का उपयोग बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, फार्मास्यूटिकल्स, सौंदर्य प्रसाधन में, त्वचा देखभाल उत्पादों में क्या है, प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो कह रहा है कि लैक्टिक एसिड का उपयोग बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, फार्मास्यूटिकल्स, सौंदर्य प्रसाधन जो त्वचा देखभाल उत्पादों में पाया जाता है। नेक्स्ट है मैलिक अम्ल। ये कह रहा है कि मैलिक अम्ल जो है ना क्या होता है, तो कह रहा है कि मैलिक अम्ल का अनुसूत्र क्या है, C4H6O5। यह एक डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल है जिसका निर्माण जो है ना क्या होता है, सभी जीव करते हैं। आगे कह रहा है कि फलों को स्वाद खट्टा इसी के जो है ना कारण होता है, किसके कारण, मैलिक अम्ल के कारण। मैलिक एसिड जो है ना, मैलिक एसिड सेब, गाजर सहित कई फलों एवं सब्जियों में जो है प्राकृतिक रूप से क्या होता है, पाया जाता है। यह एक अल्फा हाइड्रोक्सिक एसिड है और मैलिक एसिड के आयनीकृत रूप में मैलेट की क्रेब्स चक्र की क्या है, इसकी भूमिका है। तो कह रहा है कि मैलिक एसिड सेब, गाजर सहित कई फलों एवं सब्जियों में जो है ना प्राकृतिक रूप में पाया जाता है। और यह जो होता है मैलिक एसिड, यह एक अल्फा हाइड्रोक्सिक एसिड है और मैलिक एसिड के आयनीकृत रूप में मैलेट की क्रेब्स चक्र में जो है ना इसकी भूमिका होती है। आगे कह रहा है कि मैलिक एसिड शारीरिक झुर्रियों को दूर करता है एवं त्वचा पर क्या है, चमक लाता है। नेक्स्ट है फॉर्मिक अम्ल। इसका सूत्र क्या होता है, SCOOH। ठीक है, तो कह रहा है इसे मेथनोइक एसिड भी कहा जाता है। यह एक रंगहीन, अत्यधिक तीखा, क्या है, कमजोर कार्बनिक अम्ल है। इसका उपयोग फलों के संरक्षण, रबड़ के स्कंदन, जीवाणुनाशक के रूप में चमड़ा उद्योग में जो है ना किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है सिट्रिक अम्ल। इसका सूत्र क्या होता है, तो C6H8O7। सिट्रिक अम्ल का सूत्र क्या है, तो C6H8O7। यह अम्ल खट्टे पेय पदार्थों, फलों, नींबू, संतरे में पाया जाता है। इसका उपयोग खाद्य पदार्थों, दवाओं, धातुओं को साफ करने तथा कपड़ा उद्योग में जो है ना किया जाता है, किसका, सिट्रिक अम्ल का। नेक्स्ट है बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल का सूत्र क्या होता है, तो C6H5COOH। बेंजोइक अम्ल का सूत्र क्या होता है, तो C6H5COOH। इसका उपयोग खाद्य पदार्थों के को जो है ना संरक्षण में किया जाता है। नेक्स्ट है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका सूत्र क्या होता है, HCl। इसका उपयोग प्लास्टिक मतलब PVC, रंजक, टेक्सटाइल औषधियाँ, सौंदर्य प्रसाधन, एक्वारेजिया आदि के निर्माण में जो है ना किसका प्रयोग करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, तो C2H5O4। ऑक्सैलिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, C2H5O4। ये क्या करता है, तो प्राकृतिक रूप से यह अम्ल टमाटर, पालक में पाया जाता है। इसका उपयोग फोटोग्राफी में कपड़ों की रंगाई, छपाई, चमड़े के विरंजन, कपड़ों से स्याही और जंग के दाग हटाने में जो है ना किया जाता है। नेक्स्ट है नाइट्रिक अम्ल, HNO3। इसका उपयोग उर्वरकों, रंजकों, प्लास्टिक, दवाओं, एक्वारेजिया, विस्फोटकों के निर्माण में जो है ना फोटोग्राफी तथा रॉकेट ईंधनों में किया जाता है। ठीक है, तो कह रहा है कि नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, HNO3। कह रहा है इसका उपयोग उर्वरकों, रंजकों, प्लास्टिक, दवाओं, एक्वारेजिया, विस्फोटकों के निर्माण में फोटोग्राफी तथा रॉकेट ईंधनों में किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए नेक्स्ट 24 नंबर पे। कह रहा है कि निम्न हस्तियों पर विचार करें। इसमें कह रहा है इनमें से कौन सा थिएटर से जुड़ी जो है ना हस्तियां हैं, बताइए। कह रहा है निम्न हस्तियों पर विचार कीजिए, इसमें कौन सा कह रहा है कि जो है ना थिएटर से जुड़ी हस्तियां हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। सभी लोग हैं, नसरुद्दीन शाह, गिरीश कर्नाड और डॉली ठाकुर और क्या है, मकरंद देशपांडे। ये सभी क्या है, तो थिएटर से जुड़ी क्या है, हस्तियां हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। देखिए आगे कह रहा है कि सभी हस्तियां जो है ना थिएटर एवं अभिनय से क्या है, जुड़े हुए हैं। और नसरुद्दीन शाह हिंदी फिल्मों के एक प्रसिद्ध क्या है, अभिनेता है। उनका सिनेमा में सफ़र की शुरुआत 1975 से जो है ना आई फिल्म निशान से हुई थी। आगे कह रहा है गिरीश कर्नाड, ये क्या थे, तो यह देखिए एक जाने माने कवि, रंगमंच कर्मी, कहानी लेखक, नाटककार, फिल्म निर्देशन और फिल्म अभिनेता हैं। गिरीश कर्नाड को जो है 1994 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार और 1998 में ज्ञानपीठ पुरस्कार के अलावा पद्म श्री और पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। वर्ष 2019 में जो है इनकी क्या हुई, मृत्यु हो गई, किसका, गिरीश कर्नाड का। नेक्स्ट है मकरंद देशपांडे, हिंदी फिल्मों में एक अभिनेता है। इनके प्रमुख फिल्म रिस्क 2007 में, डरना जरूरी 2006 में आई थी।
नेक्स्ट है डॉली ठाकुर। ये भारतीय फिल्मों में एक प्रमुख कलाकार थे जिन्होंने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत रिचर्ड एटनबरो की गांधी जो है ना 1982 ईस्वी में कास्टिंग डायरेक्टर और यूनिट प्रचारक के रूप में जो है ना काम किए थे। ठीक है, डॉली ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आइए 25 पे। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर अगले क्लास में 26 नंबर क्वेश्चन से करेंगे। तो कह रहा है कि 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रीय समुद्री उद्यान, कह रहा है महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान जो है ना कहाँ अवस्थित है, बताइए। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान जो है कहाँ अवस्थित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पोर्ट ब्लेयर में। ठीक है, तो कह रहा है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान पोर्ट ब्लेयर में अवस्थित है और महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान अंडमान द्वीप समूह पर बांडूर के पास है, इसलिए इसे बांडूर राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाता है। और यह कहाँ है, तो पोर्ट ब्लेयर में क्या है, स्थित है। आगे कह रहा है कि इसकी स्थापना 1983 में समुद्री जीवन की रक्षा के लिए वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत जो है ना की गई थी। और आगे कह रहा है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है, जिसकी राजधानी क्या है, तो पोर्ट ब्लेयर है, जो दक्षिणी अंडमान में क्या है, तो स्थित है। आगे कह रहा है कि 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश के उत्तर में स्थित द्वीपों को अंडमान द्वीप समूह तथा 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश के दक्षिण में द्वीपों को निकोबार द्वीप समूह कहा जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कह रहा है कि 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश के उत्तर में स्थित द्वीपों को अंडमान द्वीप समूह और 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश के दक्षिण में स्थित द्वीपों को क्या कहते हैं, निकोबार द्वीप समूह कहा जाता है। आगे कह रहा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 96 क्या है, वन जैव अभयारण्य और 9 क्या है, तो राष्ट्रीय पार्क तथा जैव संरक्षित क्षेत्र है। रानी झांसी मैरीन राष्ट्रीय उद्यान बोलेगा तो अंडमान में है और पिरोटन द्वीप बोलेगा अरब सागर में स्थित द्वीप है। यह द्वीप गुजरात के जामनगर जिले में क्या है, स्थित है। तो कह रहा है कि रानी झांसी मैरीन राष्ट्रीय उद्यान अंडमान में है और पिरोटन द्वीप अरब सागर में स्थित द्वीप है। यह द्वीप गुजरात के जामनगर जिले के पास स्थित है। ठीक है, आगे कह रहा है पिरोटन द्वीप मरीन नेशनल पार्क का भाग है। यह भारत का पहला समुद्री अभयारण्य है जिसकी स्थापना 1980 में हुआ था। ठीक है, और यह एक जो है ना दर्शनीय स्थल है। आगे कह रहा है गंगा सागर सागरीय द्वीप या गंगा सागर संगम भी कहा जाता है और यह बंगाली खाड़ी में कोलकाता से 150 किलोमीटर जो है ना दक्षिण में एक द्वीप है। इसे गंगा नदी का सागर से संगम माना जाता है। इस द्वीप में ही बंगाल टाइगर क्या है, प्राकृतिक आवास है। आगे कह रहा है कि रामेश्वरम तमिलनाडु राज्य में स्थित एक शांत शहर है और यह करामाती पंबन द्वीप का हिस्सा है और यह शहर पंबन चैनल के माध्यम से देश के अन्य भाग से जुड़ा हुआ है। आगे कह रहा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह सेंटली जनजाति में क्या है, पाई जाती है। तो कह रहा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है ना कौन सी जनजाति पाई जाती है, सेंटली जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक रहने दीजिए। अगले क्लास में जो है ना क्वेश्चन नंबर 26 से करेंगे। ठीक है, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा लंबा क्लास हो जाएगा तो फिर आप लोग क्लास को देखिएगा नहीं। तो क्लास कैसा लगा आप लोग क्लास को नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा और क्लास को जो है ना हर ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। और जिनको भी बिहार दरोगा पेड बैच ज्वाइन करना है सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। सारा डिटेल टेलीग्राम चैनल पे डाला हुआ है, डिस्क्रिप्शन में जो है ना लिंक है राहुल स्टडी ग्रुप के नाम से, तो उस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। उसमें आपको होमवर्क प्लस प्रैक्टिस सेट और जो भी यूट्यूब पे क्लास आता है सारा PDF जो है ना पहले ही उसमें प्रोवाइड करवा दिया जाता है। तो उस बैच को ज्वाइन कीजिए और क्लास को जो है ना हर ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए। तो अगले क्लास में जो है ना ज्ञान बिंदु क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 26 से करेंगे। बाकी जो इकोनॉमिक्स का क्लास है उसको भी हम सारा कंप्लीट करवा देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।